कल्पना कीजिए, कोई मिलता है और लगता है कि मानो कोई सपना सच हो गया हो। रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, तारीफों की बारिश, महंगे तोहफे और हर पल पूरा ध्यान बस आप पर। हाँ। वो कहते हैं कि आपसे पहले उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि आप ही उनके सोलमेट हैं, और कुछ ही मुलाकातों में शादी, बच्चे, सपनों का घर, बड़ी बड़ी योजनाएं बनने लगती हैं। ये सब सुनने में बहुत रोमांचक लगता है ना? हाँ, बिल्कुल लगता है। और ये समझना जरूरी है कि ये नशा जैसा क्यों लगता है। अक्सर जब कोई रिश्ता इतना अच्छा लगे कि सच ना लगे, तो शायद वो सच में वैसा नहीं होता। अच्छा। मनोवैज्ञानिक में इस तरह के व्यवहार को, जहां बहुत ज्यादा प्यार और ध्यान की बौछार होती है, उसे लव बॉम्बिंग कहा जाता है। लव बॉम्बिंग? हाँ, ये सिर्फ एक तेज रोमांस नहीं है। असल में ये भावनात्मक हेरफेर का एक तरीका है, और ये एक बहुत ही हानिकारक चक्र का पहला चरण हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। आज की हमारी बातचीत का मिशन यही है। ये लव बॉम्बिंग क्या है, इसके संकेत क्या हैं, और सबसे जरूरी, इसके पीछे का विज्ञान क्या है जो किसी के लिए ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना इतना मुश्किल बना देता है। बिल्कुल। तो शुरुआत यही से करते हैं। लव बॉम्बिंग असल में है क्या, अगर इसे सरल शब्दों में समझना हो तो? देखिए, लव बॉम्बिंग एक सोची समझी रणनीति है। इसका मकसद प्यार देना नहीं, बल्कि नियंत्रण हासिल करना है। नियंत्रण? हाँ, इसमें एक व्यक्ति रिश्ते के बिल्कुल शुरुआत में ही दूसरे पर इतना ज्यादा प्यार, तारीफें और तोहफे बरसाता है कि सामने वाला इंसान पूरी तरह अभिभूत हो जाए। अभिभूत हो जाए? हाँ, ताकि वो भावनात्मक रूप से उन पर निर्भर बन जाए। वो आपकी जरूरतों और इच्छाओं को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और आपके सपनों का साथी होने का दिखावा करते हैं। यहीं पर मुझे एक उलझन होती है। ये सच्चे प्यार से अलग कैसे है? क्योंकि जब कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो हर कोई अपना सबसे अच्छा पक्ष ही तो दिखाता है। सही बात है। सारे उत्साह होता है, तारीफें होती हैं, तो कोई इस फर्क को कैसे पहचाने? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब गति और नियत में छिपा है। गति और नियत में? हाँ, देखिए, असली स्नेह धीरे धीरे सहज रूप से विकसित होता है। ये आपसी होता है, दोनों लोग एक दूसरे की गति का सम्मान करते हैं। लेकिन लव बॉम्बिंग वो एक तरफा महसूस होता है। एक तरफा? हाँ, जैसे एक सुनामी की तरह, बहुत तेज, बहुत जबरदस्त। इसमें सामने वाले की सीमाओं का, मतलब बाउंड्रीज का, बिल्कुल सम्मान नहीं होता। एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए कोई कहता है, मुझे आज रात अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है, तो एक स्वस्थ साथी कहेगा, ठीक है, मजे करो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक लव बॉम्बर शायद कहेगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा, क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो? वो आपको दोषी महसूस कराएगा। असली प्यार आपको सुरक्षित महसूस कराता है, फंसा हुआ नहीं। समझ गया। तो वो कौन से खास संकेत हैं, वो खतरे की घंटियां कौन सी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? कई स्पष्ट संकेत हैं, और ये अक्सर एक साथ दिखते हैं। पहला और सबसे बड़ा है अत्यधिक तेजी। बहुत ज्यादा तेजी? हाँ, कुछ ही मुलाकातों में मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहना, या तुम मेरे सोलमेट हो, ये एक सामान्य रिश्ते की गति से बहुत ज्यादा तेज है। और तारीफें भी, मैंने सुना है कि ये सामान्य तारीफें नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तारीफें ऐसी होती हैं जो आपको एक ऊंचे आसन पर बिठा दें, जैसे तुम दुनिया के सबसे परफेक्ट इंसान हो, या तुम में तो कोई कमी नहीं है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है। पर ये हकीकत से परे है। कोई परफेक्ट नहीं होता। इसका मकसद आपको इस तारीफ का आदी बनाना है। फिर आता है लगातार संपर्क, दिन रात मैसेज और कॉल करना। हाँ, और अगर आप तुरंत जवाब न दें तो परेशान या नाराज हो जाना। ये एक तरह की निगरानी है, देखभाल नहीं। और महंगे तोहफे भी इसी रणनीति का हिस्सा हैं। जी, रिश्ते के बहुत शुरुआती दौर में ही बहुत महंगे तोहफे देना, ये आपको ऋणी महसूस कराने का एक तरीका है, जैसे कि अब आप उन पर कोई एहसान करते हैं। और सीमाओं का अनादर, वो सबसे बड़ा खतरे का संकेत है। अगर आप अकेले समय बिताना चाहते हैं या अपने परिवार के साथ, तो उनका परेशान हो जाना ये दिखाता है कि वो आपकी जिंदगी पर नियंत्रण चाहते हैं, आपको नहीं। इसी सिलसिले में मैंने फ्यूचर फेकिंग जैसा एक शब्द सुना है, ये क्या है? हाँ, फ्यूचर फेकिंग लव बॉम्बिंग का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। हथियार? हाँ, इसमें एक व्यक्ति आपके साथ एक काल्पनिक भविष्य का बहुत सुंदर चित्र बनाता है। वो शादी की बात करेंगे, आपके होने वाले बच्चों के नाम सोच लेंगे, सपनों के घर के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सब सिर्फ बातें होती हैं? हाँ, उनका इन योजनाओं को हकीकत में बदलने का कोई इरादा नहीं होता। तो फिर इसका मकसद क्या है?
मकसद है आपको एक झूठी सुरक्षा देना, आपको रिश्ते में भावनात्मक रूप से निवेश करने के लिए मजबूर करना। वो इस सुनहरे भविष्य को एक गाजर की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब बाद में वो अपना व्यवहार बदलें। बिल्कुल, जब वो चोट पहुंचाना शुरू करें तो आप उस भविष्य की उम्मीद में टिके रहें। आप सोचते हैं अगर मैं बस थोड़ा और सह लूं तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। पर वो भविष्य कभी नहीं आता। कभी नहीं। ये तो बहुत बहुत क्रूर है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि लव बॉम्बिंग और फ्यूचर फेकिंग ये एक बड़े और सुनियोजित पैटर्न का हिस्सा है। एकदम सही। लव बॉम्बिंग अक्सर, जिसे हम नार्सिसिस्टिक अब्यूज साइकिल कहते हैं, उसके पहले चरण का हिस्सा होता है। नार्सिस्टिक अब्यूज साइकिल। हाँ, ये एक अनुमानित चक्र है जो बार बार दोहराया जा सकता है। ये पीड़ित को पूरी तरह से तोड़ देता है। इसके आमतौर पर 4 चरण होते हैं। चलिए उन चरणों के समझते हैं। पहला चरण तो शायद यही लव बॉम्बिंग है। हाँ, पहला चरण है आदर्श बनाना या आइडियलाइजेशन। यही लव बॉम्बिंग और फ्यूचर फेकिंग का चरण है। यहाँ वो आपको एक ऊंचे आसन पर बिठाते हैं। वो आपके लिए एक आईना बन जाते हैं जिसमें आपको अपनी सबसे अच्छी छवि दिखती है। और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि आप उनके जाल में फंस चुके हैं, तब दूसरा चरण शुरू होता है, अवमूल्यन या डीवैल्यूएशन, या मतलब नीचा दिखाना। हाँ, यही उनका असली चेहरा सामने आता है। तारीफ की जगह लगातार आलोचना ले लेती है। जो व्यक्ति कल तक आपको परफेक्ट कहता था, वो अब आपकी हर छोटी बड़ी बात में गलती निकालता है। वे ठंडे, दूर और गुस्सैल हो जाते हैं। और यहीं पर वो दूसरी रणनीतियां भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे गैस लाइटिंग। ये असल में क्या है? गैस लाइटिंग में शोषक आपकी याददाश्त और आपकी वास्तविकता पर ही सवाल उठाता है। अच्छा। हाँ, वो कहेंगे मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम चीजें अपने मन में बना रहे हो, या तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो। धीरे धीरे पीड़ित ये मानने लगता है कि शायद समस्या उसी में है। और इसके साथ ब्लेम शिफ्टिंग और साइलेंट ट्रीटमेंट भी होता है। बिल्कुल। ब्लेम शिफ्टिंग में वो अपनी हर गलती के लिए आपको दोषी ठहराते हैं, और साइलेंट ट्रीटमेंट एक तरह की सजा है। जब वे नाराज होते हैं तो वे आपसे घंटों या दिनों तक बात करना बंद कर देते हैं, जैसे कि आप वहां हैं ही नहीं। हाँ, ये पीड़ित को बहुत भ्रमित और अकेला महसूस कराता है। वो रिश्ते को वापस पहले यानी प्यार भरे चरण में ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस अवमूल्यन के बाद क्या होता है? अवमूल्यन के बाद तीसरा और शायद सबसे क्रूर चरण आता है, छोड़ देना, यानी डिस्कार्ड, रिश्ता खत्म कर देना। हाँ, अचानक और बेरहमी से। जब नार्सिसिस्ट को लगता है कि पीड़ित अब उनके किसी काम का नहीं है, तो वे रिश्ता खत्म कर देते हैं, अक्सर बिना किसी सफाई के। वो कोई अफसोस नहीं दिखाते। ये तो बहुत भयानक है। लेकिन क्या ये चक्र यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, और यहीं ये और भी जटिल हो जाता है। कुछ समय बाद जब उन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वापस आते हैं। चौथा चरण शुरू होता है, जिसे हूवरिंग कहते हैं। ये नाम वैक्यूम क्लीनर के नाम पर है, क्योंकि वो आपको वापस रिश्ते में खींचने की कोशिश करते हैं। अच्छा। वे अचानक वापस आएंगे, माफी मांगेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। और ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये पीड़ित की उम्मीदों से खेलता है। उन्हें लगता है शायद इस बार वो सच में बदल गए हैं, और वे वापस उसी जाल में चले जाते हैं। और फिर से लव बॉम्बिंग का चक्र शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ये सुनकर ही दिमाग चकरा रहा है। यहाँ एक बात मन में नहीं आती, अगर कोई किसी के साथ इतना बुरा व्यवहार करता है तो कोई भी व्यक्ति उस रिश्ते में वापस क्यों जाएगा? लोग उसे हमेशा के लिए छोड़ क्यों नहीं देते? ये सबसे जरूरी सवाल है, और इसका जवाब इच्छा शक्ति की कमी में नहीं है। इसका जवाब है न्यूरोबायोलॉजी में, हमारे दिमाग के रसायन विज्ञान में। हाँ, ये विनाशकारी चक्र एक बहुत शक्तिशाली नशे की लत जैसा भावनात्मक बंधन बनाता है, जिसे ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं। ट्रॉमा बॉन्ड। ये किसी ड्रग की लत की तरह काम करता है। इसे डोपामीन के जाल की तरह समझिए। डोपामीन, खुशी वाला केमिकल। हाँ, लव बॉम्बिंग के दौरान जब लगातार तारीफ और ध्यान मिलता है तो दिमाग में डोपामीन बड़ी मात्रा में निकलता है। दिमाग को इस एहसास की लत लग जाती है। तो ये एक तरह का हाई है। लेकिन जब व्यवहार बदलता है, जब अवमूल्यन का चरण शुरू होता है, तो क्या होता है? यहीं पर ये लत और भी मजबूत हो जाती है। जब प्यार और स्नेह कभी कभार ही अप्रत्याशित रूप से मिलता है, इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मतलब? ये एक स्लॉट मशीन की तरह है। आप इनाम की उम्मीद में खेलते रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कभी कभी जीत मिलती है। ये अप्रत्याशितता किसी भी लत को सबसे मजबूत बनाती है। वाओ! तो इसका मतलब है कि जब कोई उस रिश्ते को छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे असली विड्रॉल सिम्टम्स का अनुभव होता है, जैसे किसी नशे को छोड़ने पर।
हाँ बिल्कुल, उन्हें तीव्र चिंता, डिप्रेशन, पैनिक अटैक और उस व्यक्ति से संपर्क करने की एक जबरदस्त इच्छा महसूस होती है। उनका दिमाग भ्रम और तीव्रता को जुनून और सच्चे प्यार से गलत समझ लेता है। उनका शरीर उस डोपामीन की मांग कर रहा होता है। बिल्कुल, इसीलिए बाहर से लोगों का यह कहना कि बस चले जाओ इतना आसान नहीं होता। ये एक अदृश्य शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। अब मुझे समझ में आया कि कोई क्यों इतना फंसा हुआ महसूस करता है। तो ठीक होने की ये प्रक्रिया कैसी दिखती है? इसका कोई रास्ता है? रास्ता है, लेकिन ये एक लंबा और मुश्किल सफर है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पैटर्न को पहचानना। ये समझना कि जो हुआ वो प्यार नहीं था। हाँ, बल्कि हेरफेर था। इस चक्र को और ट्रॉमा बॉन्ड के विज्ञान को समझना ही मुक्ति की दिशा में पहला कदम है, क्योंकि तब आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। और एक बार जब कोई ये समझ जाए तो अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला महत्वपूर्ण कदम है संपर्क तोड़ना, नो कॉन्टैक्ट। मतलब फोन नंबर ब्लॉक करना, सोशल मीडिया से हटाना। हाँ, हर तरह के संचार से बचना। ये मुश्किल होता है क्योंकि विथड्रॉल सिम्टम्स बहुत तीव्र होते हैं, लेकिन उस डोपामीन की आपूर्ति को काटे बिना लत से बाहर निकलना लगभग असंभव है। और उस भावनात्मक नुकसान का क्या, जो हो चुका है? आत्मविश्वास और पहचान तो पूरी तरह टूट जाती है। हाँ, और इसीलिए तीसरा कदम है आत्मविश्वास और अपनी वास्तविकता का पुनर्निर्माण करना। थेरेपी बहुत मदद कर सकती है। विश्वसनीय दोस्तों और परिवार से बात करना, अपनी भावनाओं को लिखना, ये सब आपकी वास्तविकता को फिर से स्थापित करने में मदद करता है। खुद को फिर से पाने जैसा है। बिल्कुल, अपनी हॉबीज, अपनी पसंद नापसंद, अपने दोस्तों को फिर से खोजना। और आखिरी कदम है भविष्य के लिए सीखना। क्या सीखना? स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना और उन्हें बनाए रखना। नहीं कहना सीखना, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना और समर्थन प्राप्त करना। ये जानना कि आप अकेले नहीं हैं, अपने आप में बहुत बड़ी ताकत देता है। तो आज की बातचीत से जो बड़ी बातें सामने आई वो ये हैं कि लव बॉम्बिंग सिर्फ जरूरत से ज्यादा प्यार नहीं, बल्कि नियंत्रण की एक सोची समझी रणनीति है। ये एक विनाशकारी चक्र का शुरुआती बिंदु है। हाँ, और इससे बाहर निकलना सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि ये दिमाग में पैदा हुई एक रासायनिक लत से लड़ने जैसा है, जिसे ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई इस बातचीत को सुन रहा है और अपनी स्थिति को इसमें पहचान रहा है, तो उन्हें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना जरूरी है। जी। हम अक्सर ये पूछने में उलझे रहते हैं कि क्या वे मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ये गलत सवाल है। तो सही सवाल क्या है? सही सवाल ये है कि जब मैं इस व्यक्ति के साथ होता हूँ या होती हूँ, तो मैं अपने बारे में कैसा महसूस करता हूँ। वाह। सच्चा प्यार सुरक्षित महसूस कराता है, शांत महसूस कराता है। ये एक रोलर कोस्टर की तरह महसूस नहीं होता जिससे आप उतर नहीं सकते। अगर जवाब लगातार चिंतित, छोटा, भ्रमित या डरा हुआ है, तो ये एक ऐसा संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आपकी अपनी भावनाएं ही आपका सबसे बड़ा सच है।